बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आपने पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टर्म पे उसको रिकॉर्ड भी कर ली। आपने उसको क्या कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा प्रॉपर वे से। ठीक है। हेलो, मुझे पूरा विश्वास है आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक, तो चलिए फिर अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हम लोगों ने पिछले टर्म पे कहां पे खत्म किया था क्लास बच्चा, याद करिए। हम लोगों ने सिस एंड ट्रांस आइसोमर, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पार्ट थे उनको पहचानना सीख लिया था। हम लोग कहां पे आए थे, नेमिंग ऑफ ई एंड जेड सिस्टम। अब ये नेमिंग ऑफ ई एंड जेड सिस्टम का मतलब क्या था, तो मैंने आप सबको बताया था कि जेड का मतलब समझ लो क्या है, सिस, और ई का मतलब समझ लो क्या है, ट्रांस। और हम ये क्यों ई और जेड सिस्टम बोल ही रहे हैं, अरे मेरा काम सिस और ट्रांस से नहीं चल रहा था, क्यों हम ई एंड जेड सिस्टम में आ गए। सवाल तो ये भी आया होगा ना, सर सिस और ट्रांस अच्छा था, ई और जेड में क्यों आए। तो मैंने आपको बोला था बच्चा कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जहां सी के चारों तरफ क्या लगा होगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। और मैंने बोला ये वाला कंपाउंड भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो अब इसमें कैसे डिसाइड करें कौन सिस है कौन ट्रांस। भाई सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होते तो हम सिस बोल देते, अपोजिट साइड में होते तो हम ट्रांस बोल देते। यहाँ पे तो सिमिलर ग्रुप ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो कैसे डिसाइड करें कौन सिस कौन ट्रांस। देन इसी वजह से कौन सा सिस्टम आया, ई एंड जेड सिस्टम। उसने कहा कि अगर सिमिलर ग्रुप नहीं है तो जरूरी नहीं है, सिमिलर ग्रुप नहीं है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, वो करेगा। बस हमें क्या डिसाइड करनी है, प्रियोरिटी ऑफ द ग्रुप। जो यहां से लगे हैं डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप लगे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो कार्बन है उसके अराउंड जो भी ग्रुप लगे हैं, आप उनकी प्रियोरिटी डिसाइड कर लीजिए। अगर हाई प्रियोरिटी वाले एक ही साइड हो तो उनको बोल देंगे सिस, मतलब जेड। ऑपोजिट साइड हो तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांस, मतलब ई। ये लैटिन वर्ड से कॉपी, एंटीगन से ई आया है, ज्यूसामैन से जेड। तो अब सवाल ये देखे देखे जहां से मैंने क्या बोला, हाई प्रियोरिटी वाले अपोजिट साइड है, लेफ्ट वाले अपोजिट साइड है, मतलब ट्रांस, मतलब ये कौन सा है, ई। एक ही साइड पे हो तो देखो एलपी एलपी लो प्रियोरिटी ग्रुप एक ही साइड पे है, या हाई प्रियोरिटी ग्रुप एक ही साइड पे है, मतलब सिस मतलब जेड, ज्यूसामैन जेड, एंटीगन एंटीगन क्या है, ई। सवाल आपके सामने पिछले टर्म पे भी यहीं पे खत्म किया था कि सर प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करें। तो मैंने बोला था प्रियोरिटी के लिए अपने पास क्या है, सीआईपी रूल। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है ना। सीआईपी रूल से हम डिसाइड करते हैं क्या, प्रियोरिटी। देखो मैं आपको तुमको बड़ा सिंपल सी बात समझाता हूं। मैंने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मान लो ध्यान से सुनो, मान लो यहां लगा है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए और बी में से किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है ना, कौन हाई प्रियोरिटी ऑर्डर है, कौन लो प्रियोरिटी ऑर्डर में आ रहा है। ठीक, तो कहता है इस कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच एटम हो, हम उसका क्या चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर वो ज्यादा तो उसकी प्रियोरिटी भी क्या हो गई, ज्यादा। और दूसरा वाला कम तो ऑब्वियसली वो कम हो गया, है ना, वो HIP हो जाएगा, हाई प्रियोरिटी ऑर्डर में आ जाएगा, ये लो प्रियोरिटी ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक, वैसे इन दोनों साइड भी करेंगे, कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच एटम होगा इसका और इसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। जिसकी प्रियोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हाई प्रियोरिटी, जिसका कम वो लो प्रियोरिटी। ये रूल नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, जैसे जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या बोला, थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं आपको साफ साफ दिखे। जैसे मैंने बोला यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ आयोडीन लगा है, क्लियर है, आपको पता है एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कम है, आयोडीन का क्या है, ज्यादा। बिकॉज ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन से नीचे आयोडीन आ रहा है तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली ज्यादा। तो इन दोनों में HP कौन हो गया, हाई प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन होगा, आयोडीन। अब इस कार्बन के अराउंड देखो, एक लगा है फ्लोरीन, एक लगा है क्लोरीन, आप तुरंत समझ गए इसमें प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन सा है, HP, इस साइड। अब देखो दोनों प्रियोरिटी वाले क्या है, ऑन अ सेम साइड, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो हमने इसको बोल दिया Z। क्या बोल दिया, Z मतलब सिस, सेम साइड। मैंने बोला रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखते नहीं है सिस, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। और अगर यही अपोजिट साइड में होते, मान लो यही स्ट्रक्चर तुम्हारे पास ऐसे लिखा होता, C डबल बॉन्ड C, यहां लिखा होता Br, यहां लिखा होता I, और उधर क्या लिखा होता Cl, और इधर लिखा होता F। तब आप नोटिस करते कि इधर वाला HP इस साइड है, उधर वाला HP जो है उस साइड है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, कौन से है, 180 डिग्री के एंगल पे है, तो उसको हम क्या बोल देते, E, एंटीगन, ट्रांस, E।
ठीक, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहा है कि सर इस वाले में कैसे डिसाइड करें। मैंने क्या बोला, डायरेक्टली जुड़ा एटम, ध्यान रखना। जैसे मान लो लिखा हो CCl3, तो तुम्हें पता है C से बॉन्ड बना है, तो यहाँ C एटॉमिक नंबर 6, यहाँ एटॉमिक नंबर क्या 17, यहाँ पे क्या फिर से 6, यहाँ पे क्या 7। तो इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये वाले भाई साहब का ज्यादा। इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर, ये वाले भाई साहब का ज्यादा। तो आपको समझ में तो आ गया, ये 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है, किस पे है 180, ट्रांस वाली स्टेट में है। तो E और Z में ये कौन सा नेमिंग हो गया, E हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा आपने बोला ठीक है सर। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आइसोटोप प्रेजेंट होंगे, आइसोटोप्स में भी तो सबके एटॉमिक नंबर सिमिलर ही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, इन सबका एटॉमिक नंबर 1 ही माना जाएगा। तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो आइसोटोप्स होगा तो हम एटॉमिक नंबर नहीं डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, बाय द एटॉमिक वेट। जैसे 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 एग्जांपल दे देता हूं, पहले आप एग्जांपल देख ही लो, है ना। मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा था C डबल बॉन्ड C, इधर लिखा था हाइड्रोजन, इधर लिखा था ड्यूटेरियम, इधर लिखा था ट्राइटियम, इधर लिखा था फिर हाइड्रोजन। तब क्या करें, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये क्या कह रहा है, मान लो हाइड्रोजन वाली को कुछ और लिख देता हूं, चलो ट्राइटियम वो लिख देता हूं कार्बन, यहां भी लगा था CH3। ठीक, अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, लेकिन मास इसका 1 होता है, इसका 2, मतलब ये Hp है इस साइड में। ड्यूटेरियम क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी। इधर ट्राइटियम और CH3 में ऑब्वियसली इसका दोनों आइसोटोप नहीं है ना, तो ये वाला है हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड, तो इसको हमने क्या बोला Z। और यही मान लो CH3 ऊपर होता, ट्राइटियम नीचे होता, तो हम क्या बोलते हैं इसको E। समझ में आ गया। अगर आइसोटोप्स होंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे प्यारे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, आसान है, आपको ये थोड़ा लग रहा होगा मुश्किल है। अगला रूल कहता है मान लो पहला आइटम जो मिल रहा है वो सिमिलर हो, है ना। कह रहा मान लो जो डायरेक्टली जुड़ा आइटम है वो एक जैसे है, जैसे देखो यहाँ C से जुड़ा है, यहाँ भी C है, यहाँ C से जुड़ा भी C है। तब कैसे डिसाइड करें, तो इन्होंने बोला तब दूसरा आइटम चूज करिए। दूसरा आइटम इससे जुड़ा आपने चेक किया, तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन थे, यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ही कार्बन थे। आप समझ गए, इन दोनों में प्रायोरिटी ऑर्डर किसका, इसका, ऊपर वाले भाई साहब का। इधर फ्लोरीन है और इधर कार्बन, ये तो क्लियर ही हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9, तो ये प्रायोरिटी। अब देखो दोनों प्रायोरिटी वाले एक ही साइड है, तो मतलब क्या है Z, सिस एक ही साइड है Z, और यही अपोजिट होता तो मान लो कोई इधर उधर हो जाता, रोटेट हो जाता, या इधर वाला ये नीचे हो जाता, फ्लोरीन CH2 CH3 ऊपर हो जाता, तब कैसा हो जाता प्यारे बच्चों, तब कैसे हो जाता E, मतलब ट्रांस। क्लियर है, समझ गए होगे, है ना, ये भी आसान था। अच्छा, और सर हमने बोला मान लो आपके उससे मल्टीपल बॉन्ड लगे हो, तब क्या करोगे भैया। हमने कहा आपके C डबल बॉन्ड से मल्टीपल बॉन्ड लगे हों, तब कैसे डिसाइड करोगे। तो कहता है मल्टीपल बॉन्ड आर कंसीडर एज अ डुप्लीकेटेड, मतलब समझ लो 2 बार लगा है। डबल बॉन्ड मतलब समझ लो 2 बार लगा हुआ है, और ट्रिपल मतलब 3 बार लगा हुआ है ना। समझो मेरी बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम ज्यादा बेटर तब समझ पाओगे। मैंने कहा, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैंने कहा इधर से C से क्या लगा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इधर क्या लगा है N। तो यार पहले ही एटम से पहले तो डिसाइड हो गया, बात ही खत्म हो गई, ये 6 है और ये 7 है, हाई प्रायोरिटी हो गया ये वाला। दूसरे साइड आए तो C से ये लगा है C से ये भी लगा है C, ये डबल बॉन्ड हो ये भी डबल बॉन्ड हो, यहां से डिसाइड नहीं हो सकता। अब अगला कौन है, ये कौन है, H लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ, फिर O लगा हुआ है। तो C डबल बॉन्ड हो मतलब 2 बार O लगा हुआ है, और एक टोटल 3 बार O लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ही बार O लगा हुआ है, 1 बार H लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड हो मतलब समझ लो 2 बार O जुड़ा हुआ है ना, उसको ऐसे एज्यूम करते हैं। ट्रिपल होता तो 3 बार जुड़ा होता, है ना। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्लियर ही हो गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लगा था, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लगा है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये हाई प्रायोरिटी इस साइड है, यहाँ पे हाई प्रायोरिटी दोनों सेम साइड है, मतलब कौन सा, Z आइसोमर। क्लियर हो गया, ये Z आइसोमर था। आप समझ रहे हो, अगर ये Hp उसका ऊपर हो जाता तो फिर E आइसोमर हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा अगला कह रहा है लोन पेयर गेट्स लोएस्ट प्रायोरिटी। हम लोन पेयर को एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जैसे एग्जांपल में देखिए, तब आप ज्यादा बेटर समझोगे। C डबल बॉन्ड C, ये H है, ये D। क्लियर हो गया सर, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम, प्रायोरिटी इसके साथ। यहाँ C से कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ही है, यहाँ भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है ना। अब इस कार्बन से अटैच दूसरा आइटम क्या है, H। यहां दूसरा आइटम H के अलावा C भी है, तो क्लियर हो गया ना, ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा भाई, वहां H था एटॉमिक नंबर 1, यहाँ C एटॉमिक नंबर 6, हाई प्रायोरिटी वाले एक ही साइड है तो Z।
ठीक है ना। दूसरा देखो, मैंने बोला सी से लगा हुआ सी, अरे सर यहाँ भी सी लगा हुआ है, इससे लगा हुआ ओ, मतलब 2 बार ओ हो गया, यहाँ भी सर 2 बार ओ है। फिर क्या लगा हुआ है, एक और ओ लगा हुआ है, ओ मतलब एटॉमिक नंबर 8, और यहाँ क्या लगा हुआ है, सीएल मतलब एटॉमिक नंबर 17। क्लियर हो गया, हाई प्रियोरिटी ये है। कितनी आसान सी बात है। यहाँ पे किस डिसाइड करेंगे, सी स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर देखिए, सी डबल ओ एच का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल ओ एच, मतलब 2 बार ओ यहाँ और 1 बार ये, मतलब इस कार्बन से 3 ओ लगे हुए हैं। यहाँ पे सी एच ओ क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच लगा होता है, मतलब 2 ही ओ लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, एच। तो यहाँ 3 ओ थे, क्लियर हो गया। फिर से प्रियोरिटी ये, अब ये दोनों देखो सेम साइड नहीं है, 180 वाले एंगल पे है, तो मतलब एक ऐसा हो गया ई, मतलब ट्रांस, है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रियोरिटी असाइन करना तो मुश्किल नहीं है, आसान लग रहा है आपको, प्रियोरिटी में कोई टेंशन नहीं है। तो बस हो गया ना, प्रियोरिटी वाले एक ही साइड होंगे तो जेड, अपोजिट साइड होंगे तो ई। बस ऐसे दिमाग में रख लो, ई और जेड का मतलब, जेड मतलब सिस और ई मतलब ट्रांस। दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है आपको, लिखना इसी सिंबल से, एंटीगन और ज्यूसेमिन, ई एन जेड ही लिखना है तुम्हें। क्यों सिस ट्रांस नहीं हो रहा है आपको मैंने बता दिया है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिमिलर एटम है ही नहीं कि एक साइड करके तुम सिस ट्रांस करो, इसीलिए तुमने प्रियोरिटी असाइन करके अलग तरीके का ई और जेड नेमिंग किया। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने एग्जांपल पढ़े, किसके पढ़े, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हमने आइसोमेरिज्म के बारे में बात। मैंने आपसे बोला था सी डबल बॉन्ड एन के भी अराउंड होता है आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एन डबल बॉन्ड एन के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इनके नाम सुन लो, पढ़ना नहीं है। सी डबल एन वाले को हम बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन, क्या बोलते हैं, एल्डो ऑक्साइन, मतलब ऑक्साइन वाले भी होता है। सी डबल बॉन्ड एन के अराउंड भी अगर ग्रुप लगे हो बच्चे तो होंगे, और एन डबल बॉन्ड एन वाले में भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एजो। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एजो। हेलो, क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप। क्लियर है ये बात। तो ध्यान रखना, इसमें भी होता है, तुम्हें पढ़ना नहीं है, होने को तो साइक्लो एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है, एलिन्स में भी होता है ना, बाई साइक्लो कंपाउंड्स में भी कुछ स्ट्रक्चर है जहां पे ये पॉसिबल है। बट आपको सी डबल बॉन्ड सी क्लियरली पढ़ना था वो, तो बस आपने क्लियर उन बातों को किया। ई जेड भी मैंने तुम्हें समझ लो थोड़ा ज्यादा होके बता दिया कि ई जेड भी अगर तुमसे कोई बोले तो तुम्हें ये ना होगी हमने तो सुना ही नहीं है, सुना बेटा है तुमने। ठीक है, क्लियर, पक्का। अच्छा अगला देख लो, अब ये भी समझी लो, अब सही जा रहे हो तुम लोग, टेंशन मत लो। सर सी डबल बॉन्ड सी, इससे लगा सी है, इससे लगा सी है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड एन है, मतलब सी से 2 एन लगे हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एन है, मतलब 3 एन लगे हैं। क्लियर हो गया, प्रियोरिटी इसकी हो गई सर। इधर सी के अराउंड आते हैं, इससे सी लगा है सर, इससे भी सी लगा है, उसके बाद इस सी से क्या लगा है, अगेन सी, कार्बन, लेकिन यहाँ पे सी से क्या लगा है, ओ। ऑब्वियसली कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन की, इसकी प्रियोरिटी हो गई। प्रियोरिटी वाले कहाँ है, सेम साइड नहीं है, 180 डिग्री एंगल पे है, तो ये किस टाइप का हो गया, ट्रांस, मतलब ई, मतलब एंटीगन, ई टाइप का आइसोमेरिज्म है ये। ठीक है, ई और जेड में। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिमिलर ग्रुप होना सेम साइड हो तो सिस ट्रांस से जवाब देंगे। आपको लगे ग्रुप ही अलग है सर, सिमिलर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो प्रियोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगर पूछेगा तो जवाब ई और जेड के फॉर्म में दिया जाएगा। किस फॉर्म में दिया जाएगा, ई एन जेड के फॉर्म में जवाब दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है, ये बहुत बड़ी बात तो मैंने नहीं बताई, आपको याद ही होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन में भी होता है, लेकिन वहां पे ना तो सिस ट्रांस है ना तो ई एन जेड है, वहां पे अलग ही कॉन्सेप्ट है, वहां पे है सिन और एंटी। वहां पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, सिन और एंटी। तो चलो, नाम बस मैंने तुम्हें अपडेट किया कि जहन में पता रहे कि ये भी कुछ होता है। ठीक है, पढ़ना नहीं है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब कह रहा है नॉमेनक्लेचर, सी वाला मैंने क्या बोला, सी डबल बॉन्ड एन वाले में सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, देखो मैंने क्या बोला, तो नाम सुन लो बस। यहां पे कैसे डिसाइड करते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड एन कहता है एच और ओ एच एक ही साइड होंगे तो सिन, अपोजिट साइड होंगे तो हम क्या बोलते हैं, एंटी। खत्म बात। कोई एग्जांपल तुम्हें सी डबल बॉन्ड एन में दिखे और पूछे कि कौन सिन कौन एंटी, तो ध्यान रखना एच और ओ एच से डिसाइड होता है। इधर एच और ओ एच एक ही साइड में सिन, अपोजिट साइड में एंटी। ठीक, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कहानी किसकी हुई प्यारे बच्चों, ये पूरी कहानी हमने किसके बारे में बात की, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ये हमने पूरी बात कंप्लीट की। क्या क्या पढ़ा हमने, सोचो। तो हमने पढ़ा सर डिफिनीशन, ठीक, हमने सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की क्या पढ़ी, कंडीशन,
फिर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पॉसिबल है सर, उसके बारे में बात किया। फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेमिंग कैसे करें, तो उसमें आपने पढ़ा सिस और ट्रांस, आपने पढ़ा ई और जेड, आपने पढ़ा सिन और एंटी, ठीक। और उसी बीच में आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करना सीखी थी, नंबर ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम कितने निकाल के बताएं, ये भी आपने सीखा था। एक सीखा था सिमिलर एंड डिसिमिलर एंड में, दूसरा सीखा था सिमिलर में। सिमिलर डिसिमिलर में भी एक आपने एक में पढ़ा था ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट, तो अपने जहन में रखिएगा, है ना, वो आपको याद रहेगा। तो बहुत सारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन फटाक से लग जाएंगे, है ना, किसी को पता भी नहीं होगा कि कैसे निकालते हैं, आपको फट फॉर्मूले पुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक चैंपियंस, बढ़ू आगे। ये थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फिगरल आइसोमेरिज्म के एक पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कहानी। अब हम लोग कहां बढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट कौन सा है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर से वही कहानी क्या रहेगी, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्टीरियो है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर होगा, वहां पे क्या डिफरेंट था, स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड फ्री रोटेशन कार्बन, है ना, या आप कह सकते हैं अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां चक्कर क्या है, यहां पे बिहेवियर क्या अलग होता है उन स्ट्रक्चर्स का, टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का बिहेवियर उन कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। वहां पे मैंने आपको बता दिया था ज्योमेट्रिकल में। ऑप्टिकल में क्या कहता है, मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला सिमिलर होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर होगा, बट दे शोज डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब आपके जहन में क्या बात आई होगी, सर ये पीपीएल क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है सर, ये हमें बताइए। तो आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे होंगे, आपके घर में ट्यूबलाइट, सीएफएल बल्ब कुछ भी जल रहा होगा, आप देखिए या आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा वो जो जल रहा है उसकी जो रोशनी है ना लाइट की, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रही है, जहां वो जल रहा है चारों तरफ उसके लाइट है। मतलब जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है लाइट का वो हर डायरेक्शन में है। उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलते हैं, ऐसी लाइट जिसका जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, हर डायरेक्शन में है, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। जब इसी ऑर्डिनरी लाइट को हम पास कर देते हैं थ्रू द निकोल प्रिज्म, इससे पास कर देते हैं थ्रू द निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का निकोल प्रिज्म, प्रिज्म जानते हो क्या, देखा है, निकोल प्रिज्म से पास कर देते तो यही लाइट ऑर्डिनरी लाइट क्या बन जाती है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। क्यों प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल रहा हूं, क्योंकि अब इसका जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में, देखो एक ही प्लेन में हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कंपाउंड्स, वो क्या करते हैं, इस पीपीएल को अगर उन कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास किया जाए तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि ये जो पीपीएल जिसका मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसे हमने पास किया था, वो या तो ऐसे हो जाती है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, या तो वो ऐसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा पीपीएल को। ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, यही इनका बिहेवियर डिफरेंट, कि कोई पीपीएल को राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, कोई लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले दिमाग में जहन में क्या आया, पीपीएल क्या है, क्लियर हुआ पीपीएल क्या है, पीपीएल मतलब ऐसी लाइट जिसका मोड ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो। कैसे ऑब्टेन करते हैं यार, सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को पास कर दो निकोल प्रिज्म से, हमें मिल जाता है पीपीएल। और पीपीएल को पास करो किसी सॉल्यूशन से और वो आपके पीपीएल को रोटेट कर दे, है ना, देखो ना इस एंगल पे इधर रोटेट कर दिया, अगर इधर रोटेट किया तो इधर रोटेट किया, तो भी इस एंगल पे रोटेट कर दिया, तो पीपीएल को क्या करे, उसका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स द पीपीएल वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट हो गया ना, कोई राइट कर रहा है कोई लेफ्ट रोटेट कर रहा है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है चैंपियंस, ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम जहन में ये बात है। बढ़ता हूं आगे, ठीक है।
तो प्लेन पोलराइज लाइट मैंने स्पेशली आपको एक्सप्लेन कर दिया, देख लीजिए, है ना, पीपीटी तो अच्छा लग रहा होगा आपको देख के। ये ऑर्डिनरी लाइट है, हमने पास किया पोलराइजर, मतलब वही रिकॉल प्रिज्म। उसने क्या किया, इसको सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन में डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, पीपीएल। अब इस पीपीएल को अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करेंगे तो वो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। बस उन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक, जो क्लॉकवाइज रोटेट करे, राइट रोटेट करे, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। और जो लेफ्ट रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं, लेवियो, मतलब एल फॉर्म। जैसे वहां बोलते थे ना प्यारे बच्चों, सिस एंड ट्रांस, वैसे यहां हम बोलते हैं डी एंड एल फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। क्लियर है, ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक, अब ऑप्टिकल को पढ़ना है तो कुछ बेसिक बातें से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे पीपीएल आप जान गए, डेक्स्ट्रो और लेवियो फॉर्म किसको बोलते हैं, इसका भी आपको आइडिया लग गया, किसको डी बोलते हैं और किसको एल बोलते हैं। अब एक टर्म जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कायरल सेंटर। कह रहा है कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में मिलता है, कायरल सेंटर। पूछ रहा है कायरल सेंटर का मतलब क्या है, तो कह रहा है ऐसा कार्बन जिसकी चारों जो वैलेंसी है प्यारे बच्चों, वो सेटिस्फाई हो थ्रू द डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम। चारों वैलेंसी किसे सेटिस्फाई हो, डिफरेंट एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। देखो ये W है, ये X है, ये Y है, Z है, मतलब चारों एलिमेंट, चारों एटम जो है वो अलग है। जैसे देखो सी मैंने लिखा, मैंने कहा इधर अगर Cl लगा है तो यहाँ क्या लगाओ, Br लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, H लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, CH3 लगाओ। देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट एटम्स। क्या है, डिफरेंट एटम्स से हो रही है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, कायरल सेंटर। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कायरल सेंटर। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब चूंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में तो आपको पता ही है, उसको हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो कह रहा है कायरल सेंटर का मतलब ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और जो कनेक्ट हो किससे, 4 डिफरेंट ग्रुप से। मतलब उसकी जो वैलेंसीज हो सेटिस्फाई हो रही हो किससे, 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हो। तो उसी सेंटर को, उसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, या उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कायरल सेंटर। क्या समझे, दिमाग चला इस बात पे, पक्का क्लियर हुआ कि कायरल कार्बन कायरल सेंटर, क्लियर हुआ इस लाइन का मतलब। वेरी गुड, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। उसी बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिर दूसरे टर्म में, नाम अलग हो गया है। कह रहा है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का है, एसिमेट्रिक बोल रहा है, मतलब वही कह रहा है कि कह रहा है अ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। उसमें कोई सिमेट्री ना हो, कोई सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अब सिमेट्री वर्ड बोला तो मैंने आपको लग रहा होगा सिमेट्री प्रेजेंट ना हो मतलब, आपको पता है कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो सकता है, कह रहा है। और एसिमेट्रिक मतलब उनमें ये हो ही ना, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा ये क्या होता है, मत जान, कोई जरूरत नहीं जानने की, पूछेगा नहीं, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स या एसिमेट्रिक कार्बन, या उसी को हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, उनमें क्या होती है, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती, है ना। इसको ऐसे बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ईओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री सीओएस, तीनों ही नहीं होगी एसिमेट्रिकल कार्बन के पास। उसी को कायरल कार्बन भी बोल रहे हैं, कायरल सेंटर भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी वर्ड याद रहेगा। देखो ऑप्टिकल ये सब बातें गूंजेंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको सुन लो, एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो जो मैंने सिमेट्री के नाम लिखे तो अब एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, मैंने बोला तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा बात बता देता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हारा आइडिया लग जाए कि ये होता क्या है ना। कह रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, कह रहा है एक इमेजिनरी प्लेन, सोचना है मन में कि क्या हम इस कंपाउंड में कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन बना सकते हैं, क्या कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन प्रेजेंट है जिसमें हम कंपाउंड को डिवाइड कर दें 2 इक्वल हाफ में, उस कंपाउंड को 2 एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते और दोनों आपस में क्या हो, मिरर इमेज हो ऑफ ईच अदर, डिवाइड करें दोनों एकदम एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, तो उसको हम बोलते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ
सिमेट्री। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को यहां से कट करूं तो देखो ना, एक हिस्सा ये CH3H, दूसरा हिस्सा ये, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज भी है और इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। मतलब इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। फटफट समझो, बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। कह रहा है ऐसा पॉइंट, द पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जहां से जो चारों वैलेंसी जुड़ी हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हो इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। कह रहा है इससे उतना ही दूर H है जितना ये वाला H, उससे उतना ही दूर ये CH3 जितना ये वाला CH3 है ना। कह रहा है which if straight line are drawn then at equal distance in opposite direction identical group must be present। अगर आइडेंटिकल ग्रुप हो तो वो उतने ही डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं कि उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, ये भी होगा तो मतलब तुम्हारा कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के लिए फिट नहीं है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर ये अभी आपने बोला DNL फॉर्म, डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो, L मतलब लेवियो, ये कहीं से कॉपी हुआ है या मतलब ऐसे ही D और L बोल रहे हैं? कोई लॉजिक है यहाँ पे D और L का? कुछ बात है क्या D और L में? तो समझो मेरी बात। एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। एक कंपाउंड क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये उसका स्ट्रक्चर है, देखिए, है ना। ये काइलर सेंटर है, ध्यान से सुनना। इससे देखो एक तरफ H लगा है, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ CH2OH लगा है, एक तरफ CHO लगा है। कह रहा है हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से कॉपी किया, जिसमें अगर राइट साइड OH होता था तो हम उसको बोलते थे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अपने ऐसे बैठो सामने, तुम्हारे राइट हैंड साइड अगर OH ग्रुप लगा है तो उसको हम बोलते थे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेफ्ट साइड OH लग गया, देखो इस वाले में लेफ्ट साइड लगा है तो उसको हम क्या बोलते थे? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलते थे? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहीं से डी और एल को कॉपी किया गया, है ना। ये बेसिक फंडा है। कहता है कि ये डी और एल कहां से आया, तो याद रखिएगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से डी एंड एल को एज्यूम करके आगे कंटिन्यू किया गया कि जिसमें OH राइट हैंड साइड होगा उसको बोल देंगे डी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको बोलेंगे एल। बट एक्चुअली इसका मतलब आपको पता है, डी उसी को बोलेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करे, और एल फॉर्म उसको बोलेंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। अब मान लो मैं तुम्हें कोई कंपाउंड दूं कि बताओ ये डी है कि एल, तो तुम कहोगे सर रुकिए, एग्जाम में आ गया तो आप कहोगे रुकिए सर, आप जाएं लैब में, पहले इसको एक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, चेक करें ये राइट रोटेट कर रहा है कि लेफ्ट, तब बताएंगे, है ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर OH राइट है तो हम बोल देते थे डी, लेफ्ट है तो हम क्या बोल देते थे एल। बार बार ऐसा सही नहीं होता, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आया कहां से। ठीक है, आप अगर आप 10 में से बताएंगे तो कम से कम 8 सही हो जाएगा स्ट्रक्चर देख के, है ना। लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैंने बोला 10 में से 8 आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ये डी और एल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसके रिलेटिव ये बात हो रही है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से रिलेट करके ये बातें हो रही हैं, डी और एल फॉर्म वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, शाबाश। अब एमाइनो एसिड में भी डी कहता है, ये कहता है डी अमाइनो एसिड, एल अमाइनो एसिड, है ना। यहां पे डी और एल का कॉन्सेप्ट कहता है, यहां पे कहता है जब अमाइनो ग्रुप, देखो नाम से क्या लग रहा है ना, अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो ग्रुप भी है और एसिड वाला ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ये काइरल सेंटर है, आप देख लीजिए चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है थ्रू द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। काइरल सेंटर को स्टार बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहां भी है, यहां भी है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होंगे सर। तो इसको हम बोलते हैं डी अमाइनो एसिड्स, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। अमाइनो अगर राइट हैंड साइड तो डी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड तो एल फॉर्म। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? एल फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा कि सर लिखा है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डी एंड एल, आर एंड एस। प्यारे बच्चों, जैसे वहां पे नहीं पढ़ा था आपने सिस ज्योमेट्रिकल में, सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड, सिन एंड एंटी, है ना। तो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था, क्यों सिन, क्यों सिस ट्रांस बोल रहे हैं, क्यों ई जेड बोल रहे हैं, क्यों सिन एंटी बोल रहे हैं, अलग कॉन्सेप्ट था। वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी डी एंड एल फॉर्म के बाद एक और फॉर्म भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर एंड एस फॉर्म। तो आर एंड एस से आपको रहना है दूर, थोड़ी बहुत बातें आपसे कर लूंगा, बट आपको मेनली क्या पढ़ना है? डी एंड एल फॉर्म। ठीक, तो हमारी कहानी डी और एल के अराउंड ही चलेगी, और आपने सीख भी लिया डी एंड एल मतलब, डी मतलब जो पीपीएल को
राइट रोटेट करे, एल मतलब जो पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करे। ठीक है चैंपियंस, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नहीं सर। अच्छा सर, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सर इनेंशियोमर सुनने में आता है, ये क्या है? बता रहा हूं, टेंशन मत लो। इनेंशियोमर कहता है दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे पे क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, जो एक दूसरे के क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। जैसे मान लो तुमने इस कंपाउंड को मिरर में देखा, तो जो यहां देख रहे हो वो तुम्हें इस साइड दिख गया, जो इधर था वो तुम्हें इस साइड दिख गया, ये ऊपर था तो ये दिख गया, ये नीचे। अब इस ये जो तुम्हें मिला है इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो देखो सी डबल OH पे सी डबल OH पड़ेगा, CH3 पे CH3 पड़ेगा, लेकिन H के साइड में OH आ जाएगा और OH के साइड में H आ जाएगा। इसी इमेज को उठा के जस्ट ऐसे रखो, तो क्लियर हो गया ना सर? ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनेंशियोमर। मतलब इनेंशियोमर आपके लिए क्या हो गया? कह रहा है द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो है ही वो, तो उनके लिए एक अलग सा टर्म क्या दिया गया? इनेंशियोमर। मतलब यहां पे 1 वाला इमेज और 2 वाला इमेज वो आपस में क्या है? इनेंशियोमर है। तुम्हें एक लाइन बताऊं, किसी भी कंपाउंड का जो D एंड L फॉर्म होता है वो आपस में क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड के D एंड L फॉर्म को एक साथ तुम क्या बोल सकते हो? इनेंशियोमर्स। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? इनेंशियोमर्स बोल सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में आ गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना? अगर आपको लग रहा है नहीं तो एक बार पॉज करके फिर से देख लेना, तुम्हारे पास तो सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप पहचानते हैं, क्योंकि ये वाला कंपाउंड है ना, इसको हमने उठाया और उठा के इसमें इसके सामने रखा। मतलब इसको अगर मैं शीशे में देखूंगा तो मुझे ऐसे ही दिखेगा, मिरर में देखूंगा तो ध्यान से देखिए, अगर मैं मिरर में देखूं इस कंपाउंड को या इसी को देख लेता हूं तो वो मुझे ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर 1 को उठा के स्ट्रक्चर 2 के ऊपर रखूं, तो ये आपस में क्या मिरर सुपर इंपोज होंगे? नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि सी डबल OH पे सी डबल OH पड़ेगा, CH3 पे CH3 पड़ेगा, लेकिन सर H के ऊपर OH आ जाएगा और OH के ऊपर H, तो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये इनको आपस में हम क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इनेंशियोमर्स। ठीक, क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? अच्छा आगे देखते हैं। कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड वाले के बारे में बात करें। सेकेंड एंड थर्ड, ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें आपस में, ये आपस में कैसे हैं? तो एक्चुअली देखो, सेकेंड एंड थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ये R और S के बेसिस पे बता रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये C डबल OH था, ये CH3 था, है ना? और ये थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बन गया है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है। तो आप बस पहले और दूसरे के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इनेंशियोमर। बाकी मत देखो, गलत हो गया स्ट्रक्चर, ये PPT बनाते समय थोड़ा कहानी में ट्विस्ट हो गई है, तो आप उसके बारे में मत सोचो। ठीक है प्यारे बच्चों, इनेंशियोमर का फंडा तो क्लियर है ना? मैंने आपको बता ही दिया ना, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के D एंड L फॉर्म्स आपस में क्या होंगे? मिरर इमेज। और क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो उन्हीं को हम एक साथ क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक, कह रहा है इनेंशियोमर्स के बारे में कुछ बात, तो कह रहा है सर सेम नेचुरल काइरल सेंटर ऑब्वियसली दोनों में है ना? दोनों में 4 ग्रुप क्या है? सेम होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। भाई एक में क्या है, अभी आपने नोटिस नहीं, एक में H इधर था, OH इधर था, दूसरे वाले में OH इधर था, H इधर था। तो वही कह रहा है कि काइरल सेंटर सिमिलर था लेकिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या हो गया था? अपोजिट। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा सेम नेचुरल काइरल सेंटर सेम कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। जैसे जैसे प्यारे बच्चों देखो मैं दिखाता हूं, मैंने कहा ये C है, इधर लगा है C डबल OH, इधर लगा है CH3, ये है H और ये है OH। एक और कंपाउंड लिया हमने C, यहां लगा है C डबल OH, यहां लगा है CH3, इधर भी वही सेम कहानी है, इधर भी लगा OH और इधर लगा है H।
तो ये आपस में क्या है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं, मिरर इमेज नहीं है, ध्यान रखना भाई। इसको मिरर में देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा भाई। मिरर में देखो, ये जैसे हाथ जो नजदीक रखते हो वही हाथ उस साइड तुम्हें नजदीक दिखता है ना। यहाँ मिरर के पास OH रखा हुआ है, लेकिन यहाँ H दिख रहा है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक जैसे एकदम सेम है, सुपर इंपोज हो जाएंगे, देखो ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। ठीक, अच्छा सर इनएंशियोमर तो समझ में आ गया। सर एक और वर्ड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में सुनने को मिलता है, डायस्टीरियोमर्स। सर ये डायस्टीरियोमर्स क्या है, ये भी अगर बात हो ही जाए जब चली रही है तो, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, अच्छा बताता हूं मेरे लाल, एकदम सिंपल है। कहता है ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या है, नॉन मिरर इमेज, क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो जब मिरर इमेज ही नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है कि एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाए, है ना भाई। दोनों अलग ही अलग हो गए तो क्या, तो उनको आपस में क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं, जैसे देखो सिस 2 ब्यूटीन, सिस कैसे, क्योंकि ये CH3 और CH3 एक ही साइड है ना। अब ये क्या है, ट्रांस, देखो CH3 क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए। मैं इन दोनों को आपस में बोलूं तो क्या है, ये एक दूसरे के लग रहा है आपको मिरर इमेज है, नहीं है, मिरर इमेज नहीं। एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे, नहीं करेंगे सर, मिरर इमेज भी नहीं है, नॉन सुपर इंपोजिबल भी है, तो उनको क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। और मिरर इमेज होते होते और नॉन सुपर इंपोजिबल होते तब क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर्स। समझो, डी और एल आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज, है ना, और एक दूसरे पे क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल, तो हमने उनको नाम दिया इनएंशियोमर्स। और मैंने बोला ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इंपोजिबल भी हैं, तो इनको हमने नाम क्या दिया, डायस्टीरियोमर्स। क्या बोला हमने प्यारे बच्चों, डायस्टीरियोमर्स। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो सिस और ट्रांस वाले होंगे वो आपस में कैसे होंगे, सिस और ट्रांस को अगर कोई बोले आपस में क्या है, तो दीज आर नॉट इनएंशियोमर, दे आर डायस्टीरियोमर्स। क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है, पक्का ना, समझ में आ गया होगा। तो देखो जैसे इनएंशियोमर पढ़ा तो उसके बारे में थोड़ी बातें की, वैसे डायस्टीरियोमर्स के बारे में भी दो चार लाइन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये पेयर ऑफ आइसोमर्स, किसको बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स, ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स जिसमें बोथ कंपाउंड्स मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान से सुनना, हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा भाई दोनों कंपाउंड ही अलग है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग होंगी। ऑब्वियसली सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, है ना। कह रहा है हेंस डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप उनको सेपरेट कर लोगे, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अच्छा आपके दिमाग में एक बात आई अभी तुरंत, क्या सर आपने बोला उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जैसे सिस और ट्रांस वाले क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका मतलब अलग होती है। सर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में उसके बारे में कोई बात नहीं की, ये मेरे लाल, अब नहीं की तो चलो अभी तुरंत करते हैं, नहीं की तो तुरंत स्टार्ट करते हैं। सुनो ध्यान से, इधर मैंने लिखा सिस और इधर हमने क्या लिखा, ट्रांस। एक एग्जांपल मैं इधर दिखाता हूं, देखो C डबल बॉन्ड C, ये है CH3, ये CH3, ये H और ये H। क्लियर है, ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है ना। यहां मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां लिखा CH3, यहां लिखा CH3, यहां लिखा H और यहां लिखा H। ये कौन से फॉर्म है, सिस फॉर्म है। तो सिस और ट्रांस में नोटिस करो यहां पे जो वो है डाइपोल मोमेंट, देखो इधर ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट अपवर्ड जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट होते हैं ना, 180 एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ट्रांस वालों में डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है 0 और सिस वालों में डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसमें इक्वल थे, सेम एटम अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कट हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, है ना। यहाँ पे 0 नहीं होता, ये पहला पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट सर सिस वालों का 0 नहीं होता, ट्रांस वालों का 0 होता है। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अच्छा पहले बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी की बात करें। तो देखो ना एक ही साइड में है, रिपल्शन विपल्शन होगा, तो ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल। सिस वाले कैसे होते हैं, लेस स्टेबल। ट्रांस वाले क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल। ट्रांस कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सिस वालों का जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना,
और ट्रांस वालों का बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, पैकिंग पे। तो ट्रांस वालों की पैकिंग अच्छी है, देखो ना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से पैक हो रहे हैं। तो मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो किसका ज्यादा होता है, ट्रांस वाले का। ध्यान से सुनना, एमपी की बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की तो वो ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस वाले का क्या होता है, कम। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो सिस वाले का ज्यादा होता है और ट्रांस वाले का क्या होता है, कम। वहां पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी के चक्कर में क्या होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है सिस वालों का, और ट्रांस वालों का क्या हो जाता है, कम। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में की पैकिंग अच्छी है ट्रांस वालों की, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से पैक होंगे, इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सिस वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। क्योंकि अभी मैंने आपसे बोला डाइपोल मोमेंट इनका जीरो है, मतलब ये कंपाउंड कैसे है, पोलर। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस वाले कैसे है, पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब ये कि अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो सिस वाले कहां सॉल्युबल होंगे, इन पोलर सॉल्वेंट। इनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी पोलर सॉल्वेंट में। और ये तो म्यू इनका जीरो हो गया है, तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम, लेस होगी इन पोलर सॉल्वेंट। 5 पॉइंट्स के अराउंड मैंने तुम्हें डिफरेंशिएट कर दिया। सिस वालों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ट्रांस वालों का होता है। सिस वाले कम स्टेबल होते हैं, ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वान डेर वाल फोर्स पे और पोलैरिटी, पोलैरिटी पे, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, ठीक है, तो वो ज्यादा, और ट्रांस वालों का बॉइलिंग पॉइंट कम। मेल्टिंग पॉइंट चूंकि डिपेंड करता है सिमेट्री एंड पैकिंग पे, तो इसलिए ट्रांस वालों का ज्यादा और सिस वालों का कम। ठीक है, चूंकि सिस वाले पोलर है इस वजह से ये सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपने मैंने सिस और ट्रांस बीच में आया तो चलो उसके बारे में भी बात कर ली, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा, पहले तो चेक करते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें OH दोनों इस साइड है, तो इसमें दोनों OH इस साइड दिखना चाहिए था मिरर में, तो नहीं है सर, मिरर इमेज नहीं है। और एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगे क्या, इसको उठा के उस पर रखो तो आपको लगेगा नहीं सर इधर H और OH एक साइड में है, वहां तो H ही है, सुपर इंपोजेबल भी नहीं होंगे, मतलब 1 और 2 आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इंपोज भी नहीं होंगे। अब तो आराम से पहचान जाओगे यार कि एनेंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर्स, कौन सी बड़ी बात है। कह रहा है ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला कंपाउंड क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बता रहा है, और ये वाला कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा है। क्यों, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, शायद तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। बच्चा यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ना, अगर मैं यहां से इसको कट करूं इस लाइन से तो ये डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल एंड अपोजिट पार्ट में। इक्वल पार्ट है सेम, देखो ना इक्वल एंड अपोजिट पार्ट है, तो यहां पीओएस प्रेजेंट है, ये है, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि ऐसा दूसरे में नहीं है। यहां से तुम इसको इक्वल एंड अपोजिट में नहीं डिवाइड कर सकते। देखो ना, यहाँ OH यहाँ H है, तो इसको एक दूसरे पे सुपर इंपोज करने आओ, लेके आओ उसको उधर रखो, देखो नहीं होगा, इधर OH पड़ जाएगा इधर H पड़ जाएगा, है ना, नहीं पड़ पाएगा ना। जैसे आपने डिवाइड किया वैसे ही इंपोज करना, घुमा फिरा के ना करना, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मैं ऊपर जो लाइन नहीं लिखा था आपने कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो देखो ये डायस्टीरियोमर्स हैं, लेकिन उसमें से ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा यहां से एक बात आपने समझा, ये जरूरी नहीं कि कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो तो आप ऑप्टिकली एक्टिव हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहां पे कहा ऑप्टिक, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो ये कार्बन देखो, एक वैलेंसी COOH, दूसरा OH, तीसरा H और चौथा ये पूरा ग्रुप, कायरल सेंटर तो बेटा इसमें है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कायरल सेंटर हो और कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, POS, EOS, POS ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और देखो, कह रहा है ये दोनों कंपाउंड्स, मैं अगर मान लो इसको मिरर में देखा मैंने, तो ये Br है इधर Cl, इधर Br है इधर H है, ओहो नहीं 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 नहीं, अलग हो गया सर, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, है ना, मिरर इमेज नहीं है, और इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो क्या सुपर इंपोज हो जाएगा, नहीं सर,
तो नॉट मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब ये आपस में कैसे हो गए प्यारे बच्चों, दे आर डाइस्टीरियोमर्स। ये आपस में कैसे हो गए, इनको क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स बोलेंगे। और मिरर इमेज होते और नॉन सुपर इम्पोजिबल होती तो इनेंशियोमर बोलते। तो ये तो क्लियर हो गया, ये डाइस्टीरियोमर्स है। और अगर मैं बात करूं इसमें पीओएस प्रेजेंट है क्या, नहीं सर, यहां से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा इक्वल पार्ट में, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। और काइरल सेंटर तो है ही, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही है। ये है फिनाइल ग्रुप C6H5, ये H, ये Br और ये पूरा, तो काइरल सेंटर है, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें क्या कोई सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, इसको डिवाइड कर सकते हैं पीओएस, नहीं सर, इसको भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। पिछले एग्जांपल में आपने क्या देखा, डाइस्टीरियोमर्स थे, बट एक ऑप्टिकली एक्टिव था, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव था। यहां पे आपने क्या नोटिस किया, डाइस्टीरियोमर्स है और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इसी वजह से आपने वहां पे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था डाइस्टीरियोमर्स के, हम लोगों ने पढ़े, वहां लिखा था ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे नहीं हुआ तो डाइस्टीरियोमर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात, सही है, बढ़ू आगे, शाबाश। देखो 6 कंपाउंड है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट, पहले चेक करते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। तो सर ये मिरर इमेज मतलब पीओएस इसमें प्रेजेंट नहीं है सर, काइरल सेंटर है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है सर। इसमें सर, इसमें भी पीओएस प्रेजेंट नहीं है, काइरल सेंटर है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है सर। इसमें इसमें क्या है सर, क्या इसमें पीओएस प्रेजेंट है, नहीं, उल्टा है, कहां है प्रेजेंट है, नहीं है। तो मतलब ये भी सर, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, अब इसमें आपको पता है मैं क्यों दे रहा हूं, आपको पता नहीं कौन इनेंशियोमर है कौन डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो चेक करो, अगर मैं इन दोनों का आपस में मिरर इमेज, मिरर देखूं, मिरर में देखो OH इस साइड है, H इस साइड है, एकदम सही है। यहाँ H उस साइड, OH उस साइड, तो ये मतलब ये आपस में पहला और दूसरा आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर। आपस में क्या हो गया प्यारे बच्चों, इनेंशियोमर हो गए, है ना। तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये बात, हेलो, है ना। इसमें देखो पीओएस प्रेजेंट है, इक्वल एंड अपोजिट पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, डोंट वरी, अभी तुम्हें नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूं। पहला दूसरा क्लियर, दूसरा और तीसरा देखो, इसको भी मिरर में देखोगे तो पहले और दूसरे और तीसरे को तो एकदम मिरर इमेज है भाई, लेकिन उठा के एक दूसरे पे रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो दूसरा और तीसरा भी आपस में कैसे हैं, इनेंशियोमर है, आपस में कैसे हैं, इनेंशियोमर है। ध्यान रखना 1 and 2 इनेंशियोमर है, 2 and 3 भी आपस में क्या है, इनेंशियोमर है। लेकिन 1 and 3 इनेंशियोमर नहीं है भाई, इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा थोड़ा दिखेगा भाई। इसमें OH था यहाँ पे, तो तुम्हें OH इस साइड देखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है ना। तो 1 and 3 आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। समझो 1 and 2 क्या है, इनेंशियोमर, 2 and 3 क्या है, इनेंशियोमर, लेकिन 1 and 3 क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। 4 क्या है, 4 क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। 4 क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, है ना। फिर ये देखिए फिफ्थ और सिक्स क्या है, फिफ्थ और सिक्स क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, नहीं। एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे क्या, नहीं। तो क्लियर हो गया ये आपस में कैसे हैं, डाइस्टीरियोमर्स है। क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। ठीक है, क्लियर रहेगा, ये तो समझदार हो आप। अच्छा, कह रहा है देखो लिखा है कौन कौन से आपस में क्या है, 1 and 2 इनेंशियोमर, है ना, और 1 and 3 डाइस्टीरियोमर्स। 5 and 6 आपस में क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, 5 and 6 भी आपस में क्या है, हेलो 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 हेलो, क्या है, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, ये आइडेंटिकल के चक्कर में आप मत पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना उस चक्कर में, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक। अब कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में एक और भी टर्म आता है, मीजो कंपाउंड। तो कह रहा है जो मीजो कंपाउंड होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं इनएक्टिव, क्योंकि उन कंपाउंड्स में क्या होता है, उनमें होगा काइरल सेंटर, देखो ये काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है। समस्या सिर्फ यही है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। मतलब ये देखिए ना, 2 and इक्वल एंड अपोजिट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जब डिवाइड हो गए तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वही मैं बोल रहा हूं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, काइरल सेंटर तो होगा, लेकिन उसमें और क्या प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये भी क्लियर है।
अच्छा देखिए ध्यान से, आप समझिए क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक हाफ जो है, ये वाला जो हाफ है, आप ध्यान से देखिए वो क्या कर रहा है, पीपीएल को रोटेट करता है राइट क्लॉकवाइज। दूसरा जो हाफ है वो पीपीएल को रोटेट करता है लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज एक उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आपका पीपीएल रोटेट ही नहीं हुआ, अपनी जगह पे ही रह गया। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये दो इक्वल जो दो हाफ इसके पार्ट है, एक राइट रोटेट कर रहा है एक लेफ्ट रोटेट कर रहा है, इसी वजह से ओवरऑल रोटेशन हुआ ही नहीं और कंपाउंड क्या हो गया, पीपीएल को रोटेट ही नहीं किया, मतलब इनएक्टिव हो गया, है ना, सिंपल है। देखिए पहचानिए मीजो है कि नहीं, पीओएस है तो है, बात खत्म। कायरल सेंटर है, चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हुई है, पीओएस भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, मीजो कंपाउंड। दूसरा देखिए कायरल सेंटर है, पीओएस भी प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, मीजो कंपाउंड। पहले और दूसरे को मैं क्या इनेंशियोमर बोल सकता हूं, नहीं, इनेंशियोमर में क्या होते हैं, वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, इसलिए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी इनेंशियोमर्स, है ना, ये इनेंशियोमर नहीं है, मिरर इमेज है भाई, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, डी और एल तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये भी तो ध्यान रखिए, तो इनको इनेंशियोमर नहीं बोल सकते, ठीक, क्लियर है ना, ये एक दूसरे पे एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, है ना, मतलब सेम है एकदम, तो इसलिए these 1 and 2 आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसलिए इनको हम आइडेंटिकल बोल देंगे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे मिरर इमेजेस, है ना, लेकिन 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 ये इनेंशियोमर नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो पता ही होगा, तुम्हें पता होगा, ठीक है, ये मिरर में नहीं रखा है मैंने इनको, ये मत सोचना कि इसको मिरर में देख रहे हैं तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, नहीं, इसको मिरर में देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये अलग बात है ना, तो इनके मिरर इमेजेस जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, इनका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, इसका ही मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये मत सोचना, ठीक है, कि मैं बना के कह रहा हूं कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मैं कह रहा हूं इसको तुम मिरर में देखोगे तो हमें यही दिखेगा, एकदम सेम यही दिखेगा, मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर, तो क्लियर हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया, तो वैसे भी ये इनेंशियोमर तो कोई चांस ही नहीं है ना, तो ये मीजो है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा अब क्या कह रहा है, तो वही जो ऊपर मैंने पढ़ा उसी को समझाने की कोशिश हो रही है, कि कह रहा है मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजिबल हो जाए तो बोलते हैं आइडेंटिकल, और सुपर इम्पोजिबल ना हो, मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोजिबल ना हो तो इनेंशियोमर, मिरर इमेज हो और एक मिनट, मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इम्पोजिबल भी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर्स। ये बच्चा इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो, हमने पढ़ा, क्लियर है ना। डी किसको बोलते हैं, जो पीपीएल को राइट रोटेट करे, डी फॉर्म। एल फॉर्म किसको बोलते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट रोटेट करे। डी और एल आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो अलग अलग तो वो डी है और एल है, एक साथ उनको हम क्या बोल सकते हैं, इनेंशियोमर। और कंपाउंड के वो स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी ना हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर्स। क्या बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर्स। और ऐसे स्ट्रक्चर जो आपस में क्या हो, सुपर इम्पोजिबल हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का लास्ट पॉइंट आपसे पूछा है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर सिंपल है, कहता है ना कि अगर आपने इक्वीमोलर अमाउंट में, इक्वीमोलर अमाउंट में क्या लिया, मतलब बराबर बराबर अमाउंट में, इक्वीमोलर अमाउंट में डी और एल को आपस में मिक्स कर, जब आप मिक्स करो, देखो मिक्सचर किसको मिला रहे हैं, इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और डी है वो राइट रोटेट करेगा, एल है वो लेफ्ट रोटेट करेगा, इक्वीमोलर अमाउंट में, इसका मतलब रेसमिक मिक्सचर भी कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होंगे प्यारे बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ तो गए होगे यहीं पे, है ना, कि मिक्सचर ऑफ इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसी बात को चलो देखते हैं क्या कह रहा है रेसमिक मिक्सचर। कह रहा है इक्वीमोलर मिक्सचर है किसका, डी एंड एल का, मतलब डी और एल को एक साथ क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर, तुम ही जानते हो। ये डी फॉर्म है, लैक्टिक एसिड इसका 50%, ये एल फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड है। कैसे बोला मैंने डी और एल, यार देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH राइट हैंड साइड डी फॉर्म, OH लेफ्ट हैंड साइड एल फॉर्म,
और इन्हीं को 50-50% लेके इक्विमोलर अमाउंट में मिला दिया, तो जो बना मिक्सचर उसी को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों हुआ, देखो मैंने तुम्हें समझा दिया क्यों हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई ये इक्विमोलर हाफ, डी भी 50% है, एल भी 50% है, तो 50% ने राइट रोटेट किया, भाई डेक्स्ट्रो तो राइट ही रोटेट करता है और लेवी और लेफ्ट रोटेट करेगा, तो फिर से जो तुम्हारा पीपीएल है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, है ना, जहां से चला था वैसे ही रहेगा, नो डेविएशन। मतलब इसने पीपीएल को रोटेट ही नहीं किया। दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं चैंपियंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, अब सवाल हुआ कि सर जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसी कंपाउंड का कैलकुलेट कर लेते थे ना, फॉर्मूला आपने बताया था डिसिमिलर वाला, सिमिलर वाला, ऑड इवन वाला, सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी हम अगर हमसे पूछे कि इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो सर निकाल सकते हैं। मैंने बोला एकदम, व्हाई नॉट, श्योर बच्चा। कैसे निकालेंगे, कह रहा है हमें ढूंढना है कायरल कार्बन, हमें क्या ढूंढना है, कायरल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन ढूंढना है। ठीक है, ए और बी आपस में क्या है, चेक करो, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब इनएंशियोमर। सी और डी आपस में क्या है, सर मिरर इमेज। सी और डी आपस में क्या है, मिरर इमेज है सर, और क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सर ये भी आपस में क्या है, इनएंशियोमर। वन ए और सी क्या है, ना तो मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोज होंगे, तो डाइस्टेरियोमर्स, है ना। वैसे ही बी और डी आपस में क्या है, मिरर इमेज भी नहीं है सर, ऑब्वियसली अलग अलग है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होंगे जब अलग ही अलग है, तो वो आपस में क्या है, डाइस्टेरियोमर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात समझ गए। तो कह रहा है कि अगर हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम हमारा खेल क्या है, हम कह रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कह रहा है अनसिमेट्रिकल कंडीशन। अनसिमेट्रिकल कंडीशन में मतलब, अनसिमेट्रिकल मतलब देखो ना, यहाँ दो कायरल कार्बन है, ये तुम्हें दिख रहा है, और इससे क्या लगा हुआ है, H लगा है, CH3 लगा है, Br लगा है, यहाँ भी क्या है, H लगा है, CH3 लगा है, Cl लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, Cl। तो ये कैसे हैं भाई, अनसिमेट्रिकल कार्बन तो है ही, उसमें तो कोई बट है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल मतलब देखो, CH इधर भी क्या लगा है, HCH3Cl, इधर भी क्या लगा है, HCH3Cl। देख लो ना, दोनों कायरल जो सेंटर है तुम्हारे, दोनों तरफ लगने वाले जो ग्रुप हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल है। ऊपर वाले में क्या थे, अनसिमेट्रिकल थे, एक जगह Cl था तो एक जगह Br था, है ना। हेलो, एक जगह Cl था तो एक जगह क्या था, Br था। अच्छा, इसमें देखो ए और बी आपस में क्या है, सर मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल नहीं है सर, तो ए और बी आपस में क्या है, इनएंशियोमर। सी और डी आपस में क्या है, अरे सर कॉपी पेस्ट, एक जैसे ही तो है एकदम, इनको हमने क्या बोल दिया, आइडेंटिकल, है ना। ये सी और डी डाइस्टेरियोमर्स नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के, देखो ना, आइडेंटिकल है भाई। और भाई इसको उठा के इस पे रख दो तो मिरर इमेज तो नहीं होगा, लेकिन ये आइडेंटिकल एकदम सेम है ना, वो तो एकदम कॉपी पेस्ट है, मिरर इमेज है और लेकिन आइडेंटिकल है, क्योंकि इसमें पीओएस प्रेजेंट है, इसलिए इनको इनएंशियोमर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। पीओएस प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट हाफ में टूट जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर सिमेट्रिकल वाला होगा केस, तो टोटल ऑप्टिकल, मतलब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, 2। मीजो कंपाउंड कितना होगा, 1, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अरे यार सिमेट्रिकल है मतलब डी बनेगा, एल बनेगा, मीजो बनेगा, और कुछ तो बना नहीं, बाकी सब आइडेंटिकल ही हो जाएंगे ना। तो डी और एल बना मतलब 2, मीजो बना मतलब 1, टोटल जोड़ दो कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3 हो गया, सिंपल है तो। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, कहता है अनसिमेट्रिकल के केस में हम क्या निकालते हैं, 2 के पावर n। n मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ कायरल एटम्स, इनका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कायरल एटम्स। ठीक है, तो कह रहा है देखो निकाल सकते हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 के पावर n हो गया, इनएंशियोमेरिक पेयर क्या है, तो 2 के पावर n अपॉन 2। कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n अपॉन 2। ठीक, छोटा सा फॉर्मूला है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है ना। अनसिमेट्रिकल के केस में कह रहा है कि हम क्या करेंगे, टोटल आइसोमर निकालेंगे 2 के पावर n, जहां n का मतलब क्या है, वही कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, और सिर्फ इनएंशियोमर निकालना होगा तो 2 के पावर n का डिवाइड कर देंगे 2, तो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और सिमेट्रिकल के केस में
फिर से वही ऑड इवन, वहां भी वही था, है ना, यहाँ भी वही चल रहा है, ऑड एंड इवन। तो भैया देख लो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला आप लर्न करोगे तो ज्यादा आसानी से निकाल लोगे। कह रहा सिमेट्रिकल और इवन हो, तो फॉर्मूला कहता है टोटल निकालने का, ऑप्टिकल आइसोमर्स ये है, मीजो का ये है ना, एनेंशियोमर का ये है। और अगर ऑड हो तो, अगर ऑड हो तो भैया फिर से देख लो, मीजो का निकालने का फॉर्मूला ये है ना, टोटल निकालने का ये है, और इनेंशियोमर निकालने का ये। ठीक, पक्का? उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगली टर्न पे इनके एग्जाम्पल करते हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड, और हम लोग बात करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पढ़िए हर दिन रिवाइज जरूर कर लिया करिए सोने से पहले एक बार, कि जो पढ़ा, क्योंकि उसी दिन रिवाइज करने में आपको 10-15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगेगा। हाँ, बाद में करोगे तो बहुत समय लगेगा, नहीं लगे पूरा नया पढ़ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। एज यूजुअल मैं केमिस्ट्री सर उमेश सर क्या बोलेंगे, जय श्री राधे, नमस्कारम, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलो बच्चों, बाय।